Good morning, students. From today, we are going to start the new topic of our chapter electromagnetic induction, that is the AD current or Foucault current, right? So, what do we mean by the term eddy current or the Foucault current? So, basically, Foucault was the name of a scientist who has invented this current. So, it was named after the scientist who has founded it, that is Foucault. So, समझते हैं कि एडी करंट और फोकोल्ट करंट क्या होता है, राइट? सो फोकोल्ट वॉज अ साइंटिस्ट. उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं किसी भी शेप के कंडक्टर को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो वी नो दैट और जब मैं उस कंडक्टर को मूव करूँगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस शेप से रिलेटेड या उस कंडक्टर से रिलेटेड वो चेंज होगा. और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाएगा उस कंडक्टर के अंदर. एंड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ एक तरह का करंट फ्लो होगा उस कंडक्टर में से, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड करंट, राइट? सो इट वाज सेम एज द फेराडे का लॉ. हियर वहाँ पे हम मैग्नेट को मूव कर रहे थे और एक कॉइल में हम लोग जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिस्कस कर रहे थे. यहाँ पर हमने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया और उसके कारण एडी करंट, उसके कारण जो करंट फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडी करंट, राइट? ऑल्सो एक चीज उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी इसके साथ साथ, दैट इज द डैम्पिंग इफेक्ट. सो व्हाट डू वी मीन बाय डैम्पिंग इफेक्ट, वो भी समझते हैं. फेराडे के लॉ से हमको ये पता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो अपने ही कॉज को अपोज करता है, राइट? जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है उसका डायरेक्शन इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड, राइट? दिस वाज द थिंग. सो दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज द डैम्पिंग इफेक्ट. कैसे वो समझते हैं. जब एक आपने ईएमएफ इंड्यूस हुआ किसी सर्किट में और उसके कारण इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमने कंडक्टर लिया है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम उस कंडक्टर को डिस्प्लेस करेंगे या मूव करेंगे तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एडी करंट जो है वो फ्लो होगा. सो सिंस जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो उसी कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज के कारण वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है. और हमको पता है कि वो करंट किस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो जब वो उसी को अपोज करेगा तो उसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो कंडक्टर है या जो प्लेट आप मूव कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू रेस्ट. और इसी को हम बोलते हैं, जो उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है उसी को हम बोलते हैं डैम्पिंग इफेक्ट, राइट? सो दिस वाज बेसिकली द फोकोल्ट करंट और द एडी करंट, और the phenomena by which its amplitude is decreasing is called as the damping effect. इसी को अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझें, सो सपोज लेट अस कंसिडर अ हॉर्सशू मैग्नेट. हमने यहाँ पे एक हॉर्सशू मैग्नेट कंसिडर किया लाइक दिस. यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट रख दी ऑफ अ कंडक्टर इन प्लेट्स के बीच में, सच दैट जैसे जैसे ये प्लेट मूव करेगी वैसे वैसे इस प्लेट से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऑब्वियसली चेंज होगा बिकॉज इट इज कैप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? नाउ मैंने अब इस मैग्नेट के ऊपर कॉपर की कॉइलिंग कर दी. आई हैव टेकन अ कॉपर वायर और मैंने उसकी कॉइलिंग कर दी ऑन दिस मैग्नेट. तो जब मैंने इस मैग्नेट के ऊपर कॉपर की कॉइलिंग कर दी और उसके बाद उस कॉपर वायर को मैंने विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी एंड अ की कनेक्ट कर दिया. So with the help of a battery and a key I have connected that copper wire, right? So एक बैटरी और एक की हेल्प से हमने उस कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल. सो जो एडी करंट प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, दैट जैसे जैसे मैं इस रेक्टेंगुलर प्लेट को डिस्प्लेस करूंगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वैसे वैसे
जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, एंड ड्यू टू द चेंज इन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एंड ड्यू टू विच द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेक्टेंगुलर प्लेट, राइट। और जैसे जैसे उसके अंदर से इंड्यूस करंट फ्लो होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि वो उसी कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज के कारण ये रिड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है, राइट। और वो किस कारण प्रोड्यूस हुआ है? इट हैज प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट रेक्टेंगुलर प्लेट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो उसी को अपोज करेगा, और सिंस वो उसको अपोज करेगा तो उसके कारण इसकी जो वेलोसिटी है या इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, इसका आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू द रेस्ट, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द डैम्पिंग इफेक्ट। मतलब उसमें एक तरीके से डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज इन द वैल्यू हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डैम्पिंग इफेक्ट। सो आई होप द एडी करंट एंड द डैम्पिंग इफेक्ट मस्ट बी क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये जो एडी करंट है उसके बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस आती हैं, सिगड़ियाँ आती हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स आते हैं, ऑल्सो जो इंडक्टर मोटर्स आती हैं, इंडक्टर मोटर्स और इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स, इन सभी जगहों पर ये जो एडी करंट है उसका यूज किया जाता है। सो आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर। एडी करंट इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, राइट। जो फेराडे के हमने दोनों लॉज पढ़े थे उन्हीं पर वर्क करता है। यहाँ पे सिर्फ उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। एक चीज और हैज टू बी मेंशन्ड हियर कि ये जो एडी करंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है, इट लुक्स लाइक अ व्हर्लपूल इन द वाटर। जैसे वाटर के अंदर व्हर्लपूल्स बनते हैं, उसी तरीके से ये जो करंट है वो फ्लो होता है किसी भी प्लेट के अंदर, और इसको हम बोलते हैं एडी करंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द dynamo. So what do we mean by dynamo? And dynamo is also called as the generator. So क्या समझते हैं हम डायनामो से as well as the generator से? So generator तो आपने सुना ही है, जो inverters generators होते हैं, right? It is that generator only. So जो generator होता है या जो डायनामो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमको पता है जनरेटर्स और इन्वर्टर्स का यूज हम तब करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, राइट। सो जो जनरेटर है वो क्या काम करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो करता है। सो समझते हैं कि किस तरीके से एक डायनामो जो है वो वर्क करता है, मतलब एक जनरेटर वर्क करता है। सो फॉर दिस आई हैव टू कंसिडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करी। द इंटेंसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी बी, राइट। जो इसकी इंटेंसिटी है वो कितनी है? बी हमने मान लिया। नाउ जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक प्लेट, इस तरीके की एक प्लेट में कंसिडर करूं जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है लाइक दिस, राइट, एंड इट इज मूविंग अलोंग इट्स एक्सिस। ये अपनी एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेशन कर रही है, राइट, क्वाइट लाइक दिस। मतलब ये जो प्लेट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है लाइक दिस, राइट। सो अगर मैं बात करूं कि सरफेस से एसोसिएटेड जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा? फाई इज इक्वल्स टू NBA cos theta, where theta is the angle that it makes with the magnetic field, right, that is B. यहां पर मैं मान लेता हूं by the definition of angular velocity, since इसका रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन की हम जब भी बात करते हैं या सर्कुलर मोशन की जब भी हम बात करते हैं
तो वहां पे हमको एंगुलर वेलोसिटी लिखनी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, दैट इज थीटा अपॉन में टी। और यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड टी विल बी द टाइम, राइट। सो यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूं इन दिस एक्सप्रेशन, सो आई विल गेट फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए इंटू कॉस ओमेगा टी। कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ थीटा की जगह पे ओमेगा टी जो है वो पुट कर दिया है। फ्रॉम फेराडे का सेकेंड लॉ आपको एक चीज और पता है, दैट दिस E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फेराडे के लॉ से हमको ये चीज क्लियर है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। नाउ अगर मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट कर दूं, सो आई विल गेट E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए cos omega t, so that we will get E is equals to माइनस जितनी भी टर्म्स जो कांस्टेंट है वो सब बाहर आ जाएंगी, एंड वी विल गेट माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, राइट। तो जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमने बाहर निकाल लिया डिफरेंशिएशन के, और अब जो बची हुई टर्म्स हैं हम उनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सो दैट वी विल गेट this E is equals to minus NBA d by dt of cos theta is sin omega t, right। और सॉरी प्लस आ जाएगा, और ओमेगा का क्या हो जाएगा, d by dt of omega t is omega, so we will get NBA omega sin omega t, राइट। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर द E, बट हमको बेसिकली क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को आपको पता है हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय I, राइट। और E जो है वो E यहाँ पर EMF है, तो हमको पता है EMF और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज E इज इक्वल्स टू IR बाय ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू IR। अगर हम मान ले पोटेंशियल जो है वो EMF के फॉर्म में है, तो उस केस में जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू E अपॉन में R, राइट। नाउ एक चीज और, मैं इस पूरे को मान लेता हूं, दैट इज NBA ओमेगा, इस पूरे को हम मान लेते हैं E नोड के बराबर, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है, राइट। तो मैंने इन सबको E नोड के बराबर मान लिया, सो दैट आई विल गेट E इज इक्वल्स टू E नोड साइन ओमेगा टी, एंड दिस E नोड इज कॉल्ड एज द पीक वैल्यू ऑफ द EMF। ये चीज क्या होती है हम AC वाले चैप्टर में, जिसका नेक्स्ट चैप्टर है, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमको सिर्फ इतना मानना है कि N, B, A और ओमेगा ये जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, और सिंस ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैं E नोड के बराबर मान लेता हूँ, और ये जो E नोड है उसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। सो E इज इक्वल्स टू E नोड साइन ओमेगा टी इज द पीक वैल्यू ऑफ द EMF। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो E की जगह पर हम लिख देंगे I इज इक्वल्स टू E नोड साइन ओमेगा टी बाय R। So in this way students, this will be the amount of current that can be produced with this dynamo या the जनरेटर। डायनामो और जनरेटर की हेल्प से इतना करंट जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय रिवॉल्विंग दैट रेक्टेंगुलर प्लेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ऑल्सो एक चीज समझते हैं हम लोग यहाँ से कि जैसे जैसे ये प्लेट्स रोटेट करेगी तो करंट जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो AC है वो साइनोसॉइडल वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, मतलब साइन वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है लाइक दिस, राइट। जो AC है वो इस तरीके से ट्रेवल करता है, ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस। सो समझते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल है कि एक प्लेट के इस तरीके से घूमने से AC करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। सो हम मान लेते हैं इनिशियली स्टार्टिंग में जब ये रेक्टेंगुलर प्लेट
इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जब 0 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री, एंड वी विल गेट sin 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, राइट। तो sin 0 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इनिशियली हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब धीरे धीरे ये जो प्लेट है वो रोटेट करेगी, और जैसे जैसे ये प्लेट रोटेट करेगी तो आपको मालूम है कि जो साइन की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती है। तो हमने मान लिया ये धीरे धीरे करके इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो sin 90 की वैल्यू आपको पता है इट इज 1, राइट। सो सिंस sin 90 की वैल्यू इज 1, इसका मतलब जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वहां पर आपको जो पीक वैल्यू है वो मिल जाएगी इस तरीके से 90 डिग्री पर। ये 0 डिग्री है। अब हमने 90 से हम 180 पर गए, अब वो और घूमेगा, और आपको पता है जब हम 90 से 180 पे जाते हैं तो जो वैल्यूज हैं वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होती हैं, और जब आप 90 से 180 पर जाओगे तो आपको पता है sin 180 इज अगेन 0। सो आपको यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम हो जाएगा, दैट इज हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, राइट। तो हाफ साइकिल तो इस तरीके से हो गई। अब क्या होता है, जो प्लेट है वो और ज्यादा घूमेगी, एंड नाउ सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 270 डिग्री, और जब ये 270 डिग्री का एंगल बनाएगी तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है, माइनस में आने लग जाती है, और जब वो वैल्यू माइनस में आई तो इस तरीके से आपके पास 270 पर -1 होता है, तो वहां पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल गई एट 270 डिग्री। उसके बाद आपकी प्लेट जो है वो और ज्यादा रोटेट होगी, और जब वो और ज्यादा रोटेट होगी तो 360 पर हमको अगेन 0 मिल जाएगा, राइट। और इस तरीके से ये एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी, और इसी तरीके से जब बहुत सारी साइकिल्स बनती हैं तो जो एसी करंट है वो प्रोड्यूस होता है, और वो इसी तरीके से आगे प्रोपोगेट होता है, राइट। तो इस तरीके से एक नॉर्मल प्लेट के मैग्नेटिक फील्ड में घूमने के कारण जो एसी करंट है वो प्रोड्यूस होता है, और इस डिवाइस को जो कि इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको हम बोलते हैं डायनामो या जनरेटर। सो यहाँ पे हम लोग डिटेल में अब डिस्कस करेंगे एक एसी जनरेटर की। जो जनरेटर्स हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। आपको सिलेबस में एसी जनरेटर है, सो वी विल डिस्कस द एसी जनरेटर इन डिटेल हियर नाउ। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसी डायनामो। ऑब्वियस ही बात है, जैसा कि हमको इट इज क्वाइट ऑब्वियस बाय इट्स नेम ओनली दैट द डायनामो which converts the mechanical energy into the AC current is called as the AC dynamo। एक ऐसा डायनामो जो कि या एक ऐसा जनरेटर जो कि मैकेनिकल एनर्जी को AC करंट में कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं AC डायनामो। नाउ इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसी डायनामो, राइट। सो जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड कि एक ऐसा डायनामो जो कि मैकेनिकल एनर्जी को एसी करंट में कन्वर्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं एसी डायनामो, राइट। सो बेसिकली इसके कंस्ट्रक्शन में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होता है फील्ड मैग्नेट। यहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जिसके लिए जो फील्ड मैग्नेट्स हैं वो यूज में आते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम हॉर्सशू मैग्नेट का यूज करते हैं, या तो बहुत पावरफुल हॉर्सशू मैग्नेट या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं हम उनका यूज करते हैं। जनरली उतना स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है, या अवेलेबल जनरली नहीं होते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज आर्मेचर। एक आर्मेचर का यूज किया जाता है। बेसिकली जो कंडक्टर प्लेट हम लोग उसके अंदर मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसी को बोला जाता है आर्मेचर, राइट। सो द सेकेंड थिंग दैट वी यूज इज द आर्मेचर। आर्मेचर एक ऐसी कॉइल होती है, जनरली एक सॉफ्ट आयरन कोर ली जाती है, एक सॉफ्ट आयरन की प्लेट ली जाती है,
और उस सॉफ्ट आयरन के ऊपर जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसकी वाउंडिंग की जाती है, राइट। सो एक इंसुलेटेड आपने सॉफ्ट आयरन की कोर लिया और उसके ऊपर आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाउंडिंग कर दी और आपके पास अब जो डिवाइस प्रोड्यूस हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर, राइट। इसके अलावा स्लिप रिंग, द थर्ड कंपोनेंट इज द स्लिप रिंग। बेसिकली स्लिप रिंग एक तरह की रिंग होती है, मेटेलिक रिंग, जिसको दो हाफ में कट कर दिया जाता है एंड यू विल गेट द टू हाफ्स लाइक दिस, राइट। एक मेटेलिक रिंग जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लिप रिंग। और जो दोनों एंड्स होते हैं आर्मेचर के, उन दोनों एंड्स को एक एक स्लिप रिंग से अटैच कर दिया जाता है, राइट। इसके अलावा जो फोर्थ कंपोनेंट होता है दैट इज द कार्बन ब्रशेस। द फोर्थ कंपोनेंट दैट वी विल यूज हियर इज कार्बन ब्रश। तो जो कार्बन ब्रश होता है ऑब्वियसली उसमें कार्बन का कंटेंट होता है और हर एक स्लिप रिंग से ये जो ब्रशेस होते हैं वो अटैच होते हैं, राइट। नाउ हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाकर समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सो इनिशियली हमने यहां पर दो मैग्नेट ले लिए, थोड़ा सा टिल्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये N हो गया, ये S हो गया। इट कैन बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेट और अ हॉर्सशू मैग्नेट। जनरली यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ही लेते हैं, राइट। इसके अलावा अब चूंकि यहाँ पे आपने मैग्नेट्स का यूज किया है, सो ऑब्वियस ही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब इसके अंदर हम लोग एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से वाउंड की हुई एक आयरन की प्लेट जो है वो रखते हैं, जिसको हमने आर्मेचर नाम दिया। तो ये जो आर्मेचर है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा और उसके कारण जो एसी करंट है वो प्रोड्यूस होगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और जो चीज़ हमने अभी डिस्कस की कि इसका हर एक एंड एक एक स्लिप रिंग से अटैच होता है। तो ये वाला जो एंड है वो स्लिप रिंग S1 से अटैच कर दिया और ये वाला जो एंड है उसको मैंने स्लिप रिंग S2 से अटैच कर दिया। और इन स्लिप रिंग से ये जो कार्बन ब्रशेस हैं वो अटैच होते हैं। तो हमने मान लिया S2 से अटैच है B2 और S1 से अटैच है B1, दो कार्बन के ब्रश जो कि इन स्लिप रिंग से हमने अटैच कर दिए B1 एंड B2, राइट। और इन दोनों ब्रशेस को हमने एक रेजिस्टर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। एक रेजिस्टर को हमने इन दोनों ब्रशेस के अक्रॉस जो है वो कनेक्ट कर दिया है लाइक दिस। सो यहां से आपका जो सर्किट है वो अब कंप्लीट होता है। अब क्या होगा, ये जो आर्मेचर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन एज वेल एज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो सपोज हम मान लेते हैं इनिशियली जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया A B C D। सो स्टार्टिंग में जब ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट का फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, S1 A B C D S2, इस डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। दैट इज यहां से इस तरीके से, ये तब ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। अब जैसे ही ये फर्स्ट हाफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी और जो AB है वो इस साइड होगा और जो CD है वो इस साइड हो जाएगा, उस केस में क्या होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो भी इन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट अस ड्रॉ इट हियर ऑल्सो ओनली। सो क्या हुआ, जब A इधर चला गया, B इधर चला गया और CD इधर चला गया, तो उस केस में जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन है वो भी जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब द करंट विल फ्लो नाउ इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो अब जो करंट का फ्लो है वो CD से
ए बी की तरफ हो जाएगा, मतलब जस्ट जो करंट का फ्लो है वो इन्वर्ट हो गया है, ये यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है। सो इस केस में जो करंट का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, S1 DC BA S2, राइट। सो क्या हुआ, पहले करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसी तरीके से जब करंट का जो फ्लो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो पहली हाफ साइकिल में आपको अपना अपर पीक मिलेगा, दैट इज द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड मिलेगा इन द अपर हाफ, और नेक्स्ट हाफ में आपको लोअर हाफ का मैक्सिमम पॉइंट दैट इज एम्पलीट्यूड मिलेगा। और इस तरीके से जो एक साइकिल है वो कंप्लीट होती है और एसी करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है लाइक दिस। जब ये प्लेन ऑफ आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उस डायरेक्शन में चूंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पास नहीं हो पाएंगी, तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, तो उस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा वो जीरो होगा, मतलब यहाँ पे हमको जो आपका करंट है वो जीरो मिलेगा। तो इस पॉइंट पे जो आपकी कॉइल प्लेन ऑफ कॉइल है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस। और जब हमको यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या, जो आपकी प्लेन ऑफ कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो मैक्सिमम पास हो रही हैं। सो दैट इज व्हाई यू विल गेट द एम्पलीट्यूड एट द हाईएस्ट पॉइंट, राइट। सो इस तरीके से एक एसी डायनामो जो है वो वर्क करता है। You can revise it with the book also so that it will be more clear to you. So that's all for today's class. From our next class we will start our next chapter, that is the AC current, alternating current. अगर कुछ चीज़ें जो यहाँ पर confusion create कर रही होंगी वो वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएंगी, because वहाँ पे हम AC को completely डिटेल में डिस्कस करेंगे। So that's all for today's class. Thank you.